जियो फाइनेंशियल्स एक ऐसा शेयर जो हमेशा चर्चा में बना रहता है। आज भी ये चर्चा में बना हुआ है, लेकिन इसके पीछे की क्या कुछ वजह है, इस पर बातचीत करने के लिए, इस पूरे मुद्दे को समझाने के लिए कि जियो फाइनेंशियल क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, आज मेरे साथ मेरे सहयोगी मिस्टर संदीप ग्रोवर जुड़ चुके हैं। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। जियो फाइनेंशियल की अगर हम बात करें, आज हमें लगभग 4% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये अपने हाइज से भी काफी ज्यादा कुछ गिर चुका है। ऐसे में स्टॉक की करंट सिचुएशन क्या है और आज ये चर्चा में क्यों बना हुआ है सर? देखिए, वैसे भी आज तो चर्चा में है ही। हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखेंगे तो जो हम डिफरेंट शोज करते हैं स्टॉक मार्केट के, उसमें बहुत सारे दर्शक हैं जिनके सवाल आते हैं स्टॉक को लेकर। इनफैक्ट इस शेयर ने जब 300 का लेवल तोड़ा था तब भी इसमें बहुत ज्यादा उत्साह बना था, और अब तो ये शेयर 270 रुपए के भी नीचे आ गया। जो आप पूछ रहे हैं ना कि आज इसमें क्यों इतना ज्यादा उत्साह दिख रहा है, तो 4% के आसपास स्टॉक गिरा है। इनफैक्ट 270 क्या 265 के आसपास भी इसमें लेवल्स बनते हुए दिखे हैं। अब सवाल इसमें यही है जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के जरिए, कि क्या ये अच्छा मौका है इस शेयर में जिनको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जिसने हायर लेवल्स देखे हैं। क्योंकि अगर मैं आपको एक अपडेट दूं, एक महीने में ये 12-13% गिर चुका है, 6 महीने में 22% की गिरावट आ चुकी है। 394-70 का ऑल टाइम हाई था जो इस शेयर ने छुआ था, और वहां से यानी कि 395 ऑलमोस्ट से 265 तक का स्टॉक अगर आ गया तो 33% के आसपास 1/3 स्टॉक अपना हाई लेवल से निकाल चुका है। तो क्या यहाँ पे वैल्यू प्रोपोजिशन बन रहा है? क्योंकि अप्रैल 2024 में इसने अपना ऑल टाइम हाई छुआ था, और उसके बाद जो गिरावट हुई है, हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या लंबी अवधि के लिए ये लेवल्स एप्ट हैं, यहाँ पे मौके बन रहे हैं क्या खरीदारी के? इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इतना ज्यादा उत्साह या फिर इतना ज्यादा लाइमलाइट में शेयर आ रहा है। जी, जियो फिन को लेके एक ये था कि ये रिलायंस ग्रुप का एसेट मैनेजमेंट का काम करेगी, काफी कुछ उनके फंड्स मैनेज करेगी। उसके बाद भी बहुत सारी चर्चाएं थी कि ये ब्रोकिंग बिजनेस में भी आ रहे हैं, ब्लैक रॉक की पार्टनरशिप, ये सारी चीजें जो पहले के अपडेट्स थे, उस पर कुछ डेवलपमेंट आई है अभी? आज क्यों सर ये चर्चा में बना हुआ है? कल शाम को इनफैक्ट इन्होंने एक अपडेट दिया है जिसमें ब्रोकिंग कारोबार को लेकर इन्होंने नई कंपनी का गठन कर दिया है। जियो ब्लैक रॉक का ब्रोकिंग के नाम से ये जेवी कंपनी बनाई गई है। और जैसे आप कह रहे हैं कि ब्लैक रॉक के साथ इनका पहले भी करार था, जो एएमसी कारोबार यानी कि म्यूचुअल फंड कारोबार, अब ब्रोकिंग बिजनेस में भी ये ब्लैक रॉक के साथ मिलकर ही आए हैं। और इस जेवी कंपनी ने ही एक सब्सिडरी का गठन किया है जिसका नाम है जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग, जिसमें 50-50 पार्टनरशिप इनकी होगी। और फाइनेंशियल मार्केट्स में ओवरऑल देखा जाए उनकी जो मौजूदगी है, जो प्रेजेंस है, उसको मजबूत करने के लिए अब ये ब्रोकिंग स्पेस में भी उतर रहे हैं। पहले आपको याद होगा सितंबर 2024 यानी कि पिछले साल इन्होंने एक एसेट मैनेजमेंट, माफ कीजिए, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बनाने की बात की थी। म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने के लिए इनको फाइनल अप्रूवल मिल भी चुका है, जिसको लेकर अक्टूबर 2024 में मार्केट रेगुलेटर सेबी से इनको अप्रूवल आया था। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इन्होंने अर्जी दी है म्यूचुअल फंड कारोबार का फाइनल अप्रूवल लेने के लिए। सेबी से मंजूरी इनको अक्टूबर 2024 में मिल गई थी। तो उस लिहाज से देखा जाए लगातार अपना जो फाइनेंशियल मार्केट्स में जो पूरा गैमेट ऑफ सर्विसेज हैं ये, उसको ये एक्सपैंड करने की, बढ़ाने की पुरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। और अब जो अपडेट आया है उसके बाद फिर से ये स्टॉक लाइमलाइट में आता हुआ दिखा है, क्योंकि जिस तरह से बाजार का मूड माहौल बिगड़ा है, ट्रम्प साहब की जो ताजपोशी हुई है उसके बाद मूड माहौल बिगड़ने से शेयर गिरा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके बाद सवाल बहुत ज्यादा स्टॉक को लेकर आ रहे हैं। लंबे समय से सर इसकी पूरी बातचीत चल रही थी कि ये कंपनी म्यूचुअल फंड बिजनेस में आएगी, ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप करेगी, डिस्काउंट ब्रोकिंग के बिजनेस में भी आने की बात हो रही थी। लेकिन अगर हम इनके बिजनेस को देखें तो काफ़ी कुछ क्लियर अपडेट नहीं मिल रहा था कि क्या था, क्या ये कर रहे हैं एक्चुअली में कंपनी। ऐसे में सर अगर मैं ये जानना चाहूँ कि इनका पास परफॉर्मेंस कैसा रहा है, Q3 के क्या नतीजे रहे हैं, उस पर आपका क्या व्यू है सर? ये जो आप डिस्काउंट ब्रोकरेज की बात करें ना, पुष्टि नहीं है हालांकि, इसलिए मैंने आपको कहीं भी ये लिखित रूप में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 10 रुपये पर लॉट के आसपास शायद ये ब्रोकरेज के साथ अपनी एंट्री कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऑलमोस्ट ऑलरेडी क्राउडेड स्पेस है। अगर आप ब्रोकिंग की बात करेंगे, ब्रोकिंग पहले क्राउडेड था, फिर उसके बाद डिस्काउंट ब्रोकरेज जो आ गया उसके बाद तो इस स्पेस और भी ज़्यादा कंपेटिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। सेबी के वैसे भी जो नॉर्म्स है वो काफ़ी ज़्यादा इनके जो वॉल्यूम्स है उसको लेकर चैलेंज पैदा कर ही रहे हैं। तो इस बीच इनको अगर अपनी जगह बनानी है या फिर अपनी पोजीशन मेंटेन करनी है या कुछ अच्छा खासा मार्केट शेयर चाहिए, तो जाहिर सी बात है अच्छे खासे डिस्काउंट पर इनको लॉन्च करने ही होंगे अपने प्लान्स। और ऐसी खबरें, ऐसी बातचीत है बाजार में कि शायद 10 रुपये पर लॉट के आसपास की जो ब्रोकरेज है उसके ऊपर ये अपने प्लान्स लॉन्च कर सकते हैं। इसकी कोई पुष्टि नहीं है, इसलिए कहीं हम लिखित में आपको नहीं बता रहे हैं। लेकिन हाँ, आपने परफॉर्मेंस की बात करी तो Q3 के नंबर्स हाल ही में आए थे, और इनका आप मुनाफा देखिए तो फ्लैट रहा है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे, तीसरी तिमाही में 0.3% की बढ़त थी, 295 करोड़ आया, लेकिन रेवेन्यू में 6% की बढ़त देखने को मिली और 438 करोड़ रुपए का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है। अब नंबर्स में जो बारीकियां हैं, नतीजों के साथ साथ जो नंबर्स आए हैं और डिटेल्स आई हैं, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि जो AUM है इनका, उसमें ऑलमोस्ट 3.5 गुना की बढ़त देखने को मिली है। जहां 1206 करोड़ का AUM था पिछली क्वार्टर में यानी कि Q2 में, वो बढ़कर 4,200 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। जो कासा का जो ग्राहक बेस है उसमें भी 25% की बढ़त है, ऑलमोस्ट 19 लाख अकाउंट्स अब इनके पहुंचते हुए दिखे हैं। एक अच्छी चीज इन्होंने और करी है, जियो भारत जो इनका स्मार्टफोन है जियो का,
उसमें इन्होंने अपनी जो पेमेंट सॉल्यूशंस हैं उसको इम्बेड कर दिया है, उसमें इसको उन्होंने शामिल कर दिया है। और इससे क्या होगा कि जो मर्चेंट ऑनबोर्डिंग है और जो नए ग्राहकों की एक्विजिशन है उसमें हो सकता है कि जो पेस है, जो डिजिटल सर्विसेज का पूरा इनका जो एक अडॉप्शन है उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये एक काफ़ी बड़ा कदम कंपनी की ओर से माना जा रहा है, जो कि शायद एक गेम चेंजर ऑलरेडी देखने को मिल सकता है। तो नंबर्स में अगर आप डिटेल्स को देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा मजबूती नजर आएगी। हालांकि ऑन द फेस ऑफ इट आप देखेंगे तो मुनाफा और जो रेवेन्यू के नंबर है बहुत फ्लैट नजर आएंगे आप। जी, फ्लैट रेवेन्यू इनके बिजनेस अपडेट में था। हालांकि बिजनेस की डिटेल्स में हमें लगता है कि और भी काफ़ी कुछ पता चल सकते हैं इनके बारे में। तो सर, अगर इनके बिजनेस की डिटेल्स की बात की जाए, ये कारोबार क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में इनका क्या बिजनेस मॉडल है, इस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मोटा मोटी देखें तो ये एक एनबीएफसी कंपनी है। जिस तरह से इन्होंने शुरुआत किया, अब इसमें एक एक करके सर्विसेज ऐड करते जा रहे हैं। वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज थी, फिर वो एएमसी में आए, इसके अलावा ब्रोकिंग की बात है, इंश्योरेंस में भी ये हैं। और एनबीएफसी तो ओवरऑल जितने भी टाइप के लोन्स है, चाहे वो होम लोन दें या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, शेयरों के अगेंस्ट, म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट, कोई भी लोन आप देखें तो कई तरह के सर्विसेज ये ऑफर करते हैं। लेकिन ओवरऑल आप इनका कारोबार देखेंगे तो जितने भी मैंने सेगमेंट्स बताए हैं उसके अलावा आप देखें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं इनके, उस पर अगर आप देखेंगे तो औसतन इनका जो MAU यानी कि मंथली एक्टिव यूजर्स अगर आप देखेंगे 74 लाख मंथली एक्टिव यूजर्स आपको नजर आएंगे। 7 शहरों में ये मौजूद हैं, 9 ऑफिसेस हैं इनके जिसके जरिए ये ऑपरेट करते हैं। और इनका जो पेमेंट्स बैंक बिजनेस नेटवर्क है उसको बढ़ाकर इन्होंने 7300 आउटलेट्स तक ऑलरेडी कर लिया है। माई जियो ऐप के साथ इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग करार भी किया है, जिसके तहत नए कस्टमर एक्विजिशन और उसके साथ साथ जो उनका नंबर बढ़ाने में इनको मदद मिलती हुई दिखेगी। और हाल ही में इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का जो लाइसेंस है वो भी हासिल किया है, तो वो भी इनके लिए पॉजिटिव है। साथ ही साथ जो इस बार के नंबर्स आए हैं उसमें इन्होंने जो अपडेट दिया, जो प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें इन्होंने कहा है कि जो थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर होता है, TPAP लाइसेंस जो है, उसके लिए भी इन्होंने जो आवेदन है वो दे दिया है जियो फाइनेंस ऐप के तहत। और TPAP लाइसेंस अगर मिल जाता है तो फिर इनका जो डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज का पूरा जो गैम्बिट है उसमें अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मजबूती आती हुई नजर आएगी। तो अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स में जितने भी आपको एवेन्यूज नजर आते हैं या सेगमेंट्स नजर आते हैं उसमें मौजूदगी की इस कंपनी की पुरतोड़ कोशिश है। UPI में भी है और उसके साथ साथ जितने भी आप देखिए, ब्रोकिंग देख लीजिए, इंश्योरेंस देख लीजिए, स्टॉक ब्रोकिंग में भी अभी आ गए हैं, AMC में तो है ही है, वेल्थ मैनेजमेंट, तो हर चीज़ को कवर करने की ये कोशिश कर रहे हैं। छोटा बेस है अभी, तो उस लिहाज से नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा बहुत बड़े नहीं नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से बिजनेस धीरे धीरे स्केल होगा, फाइनल अप्रूवल्स आते रहेंगे, नए बिजनेसेस ऐड होते रहेंगे, उससे बिजनेस में स्केलेबिलिटी का जो एक ऑप्शन है वो बहुत बड़ा नजर आता है। जी, लेकिन सर सबसे अहम सवाल, 394 से 270 तक आ चुका है शेयर, लगभग 33% की गिरावट, जैसा कि आपने पहले ही बताया। ऐसे में क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रिलायंस का नाम भी जुड़ा हुआ है, हालांकि पिछला साल रिलायंस के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन क्या इस बार जियो में पैसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, रिलायंस के जो निवेशक है ना, कई सालों तक रिलायंस के स्टॉक ने पेशेंस टेस्ट की है, कई सालों तक, इनफैक्ट 8 साल के आसपास एक रेंज में रहने के बाद रिलायंस के स्टॉक में हमने देखा था कि ब्रेकआउट होता हुआ देखा था। कुछ ऐसा ही पेशेंस ये स्टॉक भी टेस्ट कर रहा है। 394 वाला, 95 वाला, अब ये घटकर 265 रुपए के आसपास आ गया। तो बिजनेस तो बहुत प्रॉमिसिंग है। जैसे मैंने कहा, हर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो हर सेगमेंट में इनकी जो मौजूदगी है वो बढ़ती हुई दिखेगी। और स्केलेबिलिटी का जो ऑप्शन है वो तो आप जानते हैं, जिस तरह से उन्होंने 2016 में जियो जब टेलीकॉम बिजनेस में एंटर किया था, किस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस को इवॉल्व किया, स्केल किया, और वो रेवेन्यू शेयर के लिहाज से नंबर 1 है। कुछ इसी तरह का ही एक डिस्ट्रप्शन की जो एक बातचीत है इस पूरे जो फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार है उसको लेकर भी हो रही है। स्केल कब मिलेगा, कब ये बड़ा कदम उठाएंगे, वो एक बात जरूर है। अभी धीरे धीरे ये अपने बिजनेसेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उनको एक जगह लाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक जब ये पूरा एक साथ पूरे सेगमेंट्स में आ जाएंगे उसके बाद हो सकता है कि एक्सप्लोड होता हुआ दिखे या फिर बड़े पैमाने पर इसमें ग्रोथ आती हुई दिखे। लेकिन हाँ, लंबी अवधि के लिहाज से देखा जाए तो एनालिस्ट स्टॉक को लेकर बुलिश है। मैं फिर कह रहा हूँ, लंबी अवधि को लेकर, छोटी अवधि को लेकर नहीं। लंबी अवधि में जो एनालिस्ट हैं वो बुलिश हैं। जैसे आपने कहा, रिलायंस का नाम है, NBFC स्पेस है, तो अगर आप इसको लेकर रख सकते हैं, पोर्टफोलियो में रखकर छोड़ सकते हैं, समय दे सकते हैं, पेशेंस है आपके पास, 2-3 साल का समय है आपके पास, इतना आप होल्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पे जरूर बड़ा पैसा बनता हुआ दिखेगा। ऐसा अंशुल जैन जी का कहना है, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च है। उनसे बातचीत होती रहती है हमारी डिफरेंट शोज पे, हमारे साथ जब वो जुड़ते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर 2 से 3 साल आप रुकते हैं तो शेयर 2 गुना भी हो सकता है, और 18 महीने यानी कि अगले 1.5 साल में ही ये शेयर 400 रुपए तक जा सकता है।
फिर हमने किसी और से भी बातचीत करी, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही व्यू लेना चाहिए। हमने प्रदीप हल्दर जी से भी बातचीत करी जो कि पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ हैं। उनका ये कहना है कि थोड़ी गिरावट और आ सकती है, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम जैसे भी हमारे साथ जुड़े थे कह रहे थे कि मार्केट में थोड़ा और जगह है नीचे आने की, तो मार्केट के साथ साथ ये स्टॉक भी नीचे आएगा। तो 220 से 235 की रेंज में अगर मिल जाता है तो आइडियली एक लेवल होगा, एक रेंज होगी जहां पे आप इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। पहला टारगेट छोटी अवधि में 270 रुपए का होगा अगर आप 220 से 235 की रेंज में खरीदते हैं, और उसके बाद फिर ये स्टॉक 340 तक भी जा सकता है। हालांकि मेरी जब उनसे बातचीत हो रही थी, बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि स्टॉक ऑल टाइम हाई भी टच कर लेगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा है, वो लंबा टारगेट देना नहीं चाह रहे थे। छोटी अवधि में 270 पहले, उसके बाद 340 तक के टारगेट आएंगे। और कुछ ब्रोकर्स ने जो दूसरी तिमाही के नंबर्स के बाद इसको कवर किया, जियोजीत, केआर चौकसी की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, केआर चौकसी ने होल्ड की रेटिंग दी थी, उनका 345 का टारगेट था और 347 का टारगेट जियोजीत ने दिया था। तो दूसरी तिमाही के नंबर्स के बाद जो ब्रोकर्स की रिपोर्ट है वो भी अच्छे खासे अपसाइड की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, और बशर्ते आपके पास पेशेंस है, टाइम है, तो स्टॉक बैगर भी हो सकता है, मल्टी बैगर भी हो सकता है, यानी कि डबल भी हो सकता है अगर आप 2-3 साल का समय देने के लिए तैयार हैं। जी, तो 2 से 3 सालों में 400 रुपए तक का टारगेट, यानी कि 100% तो 18 महीने का ही 18 महीने का, माफ कीजिएगा, डबल का टारगेट है 2 से 3 सालों में अंशुल जैन जी का। तो ये यहाँ पे आपको 100% का रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे सकता है जियोफिन में, अगर आपकी लंबी अवधि की प्लानिंग है इन्वेस्टमेंट की तो। थैंक यू सो मच संदीप सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने बेहतरीन इंसाइट्स देने के लिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा कमेंट भी करके बताएं कि आप कौन से शेयर्स के बारे में ऐसी डिटेल्ड डिस्कशन सुनना चाहते हैं। एंड कीप फॉलो, कीप वॉचिंग Money9।